नमस्कार सभी को, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आज चर्चा होगी नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद के पार्ट 2 की। राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत होते हुए किस प्रकार भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार का लोहा लिया और विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेजी शासन सत्ता को उखाड़ फेंकने में मदद की, इस टॉपिक में हम यही समझ रहे हैं। बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए और कंपटीशन में भी भारत के राष्ट्रवाद का बार बार जिक्र होता है और आपके समक्ष ये टॉपिक बार बार आता है। आज हम इसे बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आइए इसी मोटिवेशन के साथ आज हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने भूमिका बनाते हुए ये चीज समझ ली थी कि जो भारत का राष्ट्रवाद था वो कहीं ना कहीं यूरोप के राष्ट्रवाद से प्रभावित था। उत्पीड़न सबका होता था, दमन हर वर्ग का होता था और इसी के परिणाम स्वरूप जो उत्पीड़न और दमन की जो साझा भाव था, जो ये कॉमन प्रॉब्लम थी, उसी के कारण भारतीयों में असंतोष आया। और हमने ये भी समझा था कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के कारण और महामारी के कारण भी अंग्रेजी शासन सत्ता बिल्कुल विफल थी और यही कारण था कि भारतीयों में असंतोष पैदा हुआ और यूरोप के राष्ट्रवाद का सहारा लेते हुए भारत ने भी राष्ट्रवाद का मार्ग अपनाया। राष्ट्रवाद में राजनीतिक हितों को महत्व देते हुए और राष्ट्र स्तर पे स्वतंत्रता दिलाने का जो भावना होती है वही राष्ट्रवाद होता है। आज हम इसे और आगे बढ़ते हुए सीखेंगे और साथ ही में हमने खिलाफत मूवमेंट समझा था, रॉलेट एक्ट को समझा था, जलियांवाला बाग को समझा था और इन तीनों के परिणाम स्वरूप जो असहयोग आंदोलन था, जो गांधी जी का पहला व्यापक आंदोलन था, आज हम उसे असहयोग आंदोलन के माध्यम से सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं वो है कि जब भी किसी शासन सत्ता को समाप्त करना होता है तो 2 प्रकार से संघर्ष होता है। मतलब अगर संघर्ष को हम देखें तो 2 प्रकार का संघर्ष होगा। पहला होता है जिसे हम क्रांति कहते हैं, पहला होता है क्रांति जिसको रिवॉल्यूशन कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो आंदोलन होता है जिसे हम मूवमेंट कहते हैं। जो आंदोलन होता है जिसे हम मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? भारत में रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है, भारत में मूवमेंट्स हुए हैं। इसका अंतर क्या है? जो रिवॉल्यूशन होता है वो होता है सडन चेंज ऑफ सिस्टम, यानी कि अगर अचानक परिवर्तन लाना हो, हिंसा का सहारा लेना हो तो वो सडन चेंज ऑफ सिस्टम होता है। जैसा कि हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा, रशियन रिवॉल्यूशन देखा, ये सब सडन चेंज ऑफ अ सिस्टम था। लेकिन जो आंदोलन होते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं, जो गांधी जी ने दिए, जो भारत में हुए, वो कहीं ना कहीं ग्रेजुअल चेंज इन सिस्टम था। मतलब कि बहुत ग्रेजुअल चेंज था उसमें, यानी धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन करना, ग्रेजुअल चेंज करना और सिस्टम को पलटना, ये आंदोलन का लक्षण होता है। तो हमने ये समझा रिवॉल्यूशन और आंदोलन को। हम अब आगे बढ़ते हैं असहयोग आंदोलन में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि असहयोग आंदोलन ही नाम क्यों पड़ा, क्यों इसको नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कहा गया? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शिकंजा केवल इसीलिए कसा क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके प्रति सहयोगी ज्यादा थे। वो जिस प्रकार से अपना हित चाहते थे, हमने उस प्रकार से उनको सहयोग दिया, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी अन्य क्षेत्र में हो, हम उनको सहयोग देते गए। इसीलिए गांधी जी का मानना था कि हम सहयोग नहीं करेंगे, अगर हम सहयोग को समाप्त कर दें तो हम निश्चित रूप से अंग्रेजों के लिए समस्या खड़ी करेंगे और अंग्रेज ये समझ पाएंगे क्योंकि भारतीयों के सहयोग से वो आगे बढ़ रहे थे। उसी सहयोग को समाप्त करना असहयोग आंदोलन का पहला लक्षण था।
अच्छा, असहयोग आंदोलन में हम ये समझते हैं कि असहयोग नहीं देना, बिल्कुल असहयोग करना था हर जगह। इसीलिए गांधी जी ने रिक्वेस्ट की कि आप पुलिस हुए, अदालत हुए, पुलिस विभाग हुआ, सरकारी नौकरी हुई, जितने छात्र हैं सब अपनी डिग्रियां छोड़ दें और कहीं ना कहीं जितनी पदवियां हैं वो लौटा दी जाएं जो अंग्रेजी शासन सत्ता की तरफ से भारतीयों को रिझाने के लिए दी गई थी। तो इसका मतलब हर जगह अगर हम असहयोग करना प्रारंभ कर दें हर एक क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से जो अंग्रेजी शासन सत्ता है वो प्रभावित होगी। तो इसका नाम असहयोग इसीलिए पड़ा क्योंकि इसका मूल उद्देश्य था असहयोग करना हर एक विभाग में। और गांधी जी ने चूंकि सहयोग को समझा कि सहयोग ही के कारण आज अंग्रेजी शासन सत्ता अपने चरमोत्कर्ष पे थी, अपने एक तरह से वो इतना ज़्यादा अगर वो हमें समस्या दे रहे थे तो कहीं ना कहीं वो सहयोग की वजह से था। और उसी सहयोग को समाप्त करना असहयोग आंदोलन की पहली जो विचारधारा थी। अच्छा, उसके बाद से असहयोग आंदोलन ही था जिसने पूरे भारत को एक साथ इकट्ठा करने का काम किया। पहली बार भारत का हर एक वर्ग इकट्ठा होना चाहता था, भले ही उसके हित अलग हों, उसकी चाहत अलग हो, लेकिन जो एक कॉमन भावना आ गई थी वो थी कि अंग्रेजी शासन सत्ता से हमें समाप्ति चाहिए क्योंकि अंग्रेजी शासन सत्ता हमारा शोषण कर रही है। तो सबसे पहले शहरों में जो आंदोलन हुआ, शहरों में आंदोलन पहली बार बहुत तेजी से हुआ। गांधी जी, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि शौकत अली ने जिस तरह से खिलाफत कमेटी का गठन किया गांधी जी के सहयोग से, तो गांधी जी और शौकत अली पूरे देश में भ्रमण करते हैं और तमाम वर्गों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, असहयोग आंदोलन से जुड़ने के लिए कहते हैं। शहरों में जो आंदोलन हुआ वो एक तरह से वहां पे पुरजोर विरोध हुआ। छात्रों ने अपनी डिग्रियां छोड़ दी और पदवियां लौटा दी गईं। हर प्रकार से अदालतों में सहयोग समाप्त हो गया। और हम समझते हैं कि शहरों में एक पिकेटिंग होती थी। पिकेटिंग शायद आपके लिए एक नया शब्द होगा क्योंकि पिकेटिंग का अर्थ होता है कि जब किसी दफ्तर में या फिर दुकान में आने जाने का मार्ग ही बंद कर दिया जाए तो उसको पिकेटिंग कहते हैं। इसी प्रकार से शहरों में पिकेटिंग शुरू हो गई, मतलब कि दुकानों में, दफ्तरों में प्रवेश को वर्जित कर दिया गया, आने जाने वाले मार्ग को रोक दिया गया। शहरों में आंदोलन हमने समझ लिया। गांव में भी आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ा और इनफैक्ट ये कहेंगे कि शहरों से जो आंदोलन था गांवों में और तेजी से फैला। ऐसा क्यों था? क्योंकि गांव के जो किसान थे मूलतः वो जमींदारों से बहुत परेशान थे क्योंकि जमींदार उनका शोषण करते थे और उन्हें निश्चित रूप से अत्यंत समस्या का सामना करना पड़ता था। तो जो बिचौलिए थे, जो जमींदार थे, वो निश्चित रूप से किसानों को प्रताड़ित करते थे, उनसे एक तरह से बेगारी करवाते थे। और गांव में इसीलिए गांधी जी को बहुत ज़्यादा दर्जा दिया गया क्योंकि गांधी जी ने एक तरह से गांवों में इकट्ठा करने का काम किया और असहयोग आंदोलन के माध्यम से पहली बार ये संदेश पहुंचा कि हमें अब अंग्रेजी शासन सत्ता का सहयोग नहीं करना है। और कहीं तो कहीं जमींदारों के खिलाफ पंचायतों ने नाई धोबी बंद, एक नाई धोबी बंद विचारधारा फैलाई जिसमें जमींदारों के लिए नाई और धोबी से संबंधित सारे जो क्रियाकलाप थे वो बंद कर दिए गए। मतलब कि जो जमींदार हैं वो नाई और धोबी से प्राप्त होने वाली कोई सेवा को नहीं ले सकते हैं। मतलब जितने नाई और धोबी हैं वो अगेंस्ट में आ चुके थे जमींदारों के। तो ये कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन का ही लक्षण था और ये गांवों में बहुत ही आगे बढ़ा क्योंकि गांवों में असहयोग देना अत्यंत आवश्यक था और जो कि नाई और धोबी तथा किसानों ने किया। अच्छा, बागानों में स्वराज यानी कि जो गार्डन्स थे वो भी आसाम वगैरह के जो बागान थे वहां पे भी इसका विरोध बहुत तेजी से हुआ। और चूंकि मैं बता दूं कि इनफील्ड इमिग्रेशन एक एक्ट आया था 1859 में एक इनफील्ड इमिग्रेशन एक्ट आया था जिसमें अंग्रेजी शासन ने ये फरमान जारी कर दिया था कि जो बागान के जो आसाम में जो बागान है वो वहाँ के जो
नागरिक हैं वो बिना परमिशन के, बिना इजाजत के अपने बागानों से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से प्रताड़ित थे, जो बागान के जो स्वामी थे वो प्रताड़ित हो रहे थे इसी माध्यम से। लेकिन असहयोग आंदोलन के माध्यम से उनके तक ये संदेश पहुंचा कि हमें सहयोग नहीं करना है, और वो बस अपनी जो चहार दीवारी में बंद हो चुके थे, बिना परमिशन के बाहर नहीं निकल सकते थे, अब उनको एक जरिया मिल गया विरोध करने का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बागानों में भी विरोध हुआ। उसके बाद से देखिए किस तरह से शहरों में, गांवों में, बागानों में असहयोग आंदोलन की धूम मच चुकी थी और पूरा भारत इकट्ठा हो चुका था। पूरा भारत इकट्ठा हो गया और ये पहली बार व्यापक जन आंदोलन था। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गांधी जी चंपारण, खेड़ा और साबरमती के छोटे छोटे मूवमेंट से बहुत ज्यादा उत्साहित थे, और उन्होंने चूंकि पूरे देश की जनता को एक धागे में पिरो दिया। यही कारण रहा कि शहर से लेके, गांव से लेकर पूरे बागान तक जो असहयोग आंदोलन था उसने पूरे भारतीयों में जान फूंक दी और कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन सत्ता डामाडोल होने लगी। अच्छा, लेकिन इसके बाद से हम ये भी समझते हैं कि बीच बीच में छिटपुट हिंसाएं भी होती गईं और कहीं ना कहीं गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। और हम ये भी समझते हैं कि कोई भी आंदोलन जब ज़्यादा समय तक चलता है तो कहीं ना कहीं उसमें जनता का इंटरेस्ट जो होता है वो कम हो जाता है, उनकी रुचि जो है वो कम हो जाती है। गांधी जी ये भी समझते थे, इसी कारण से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है 1922 में, और उसके बाद से चौरी चौरा कांड होता है और उसी के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को हमें समझना है, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद को बीच में बहुत ज्यादा घटनाक्रम होता है, लेकिन चूंकि हम राष्ट्रवाद को समझ रहे हैं, नेशनलिज्म को समझ रहे हैं, मूवमेंट्स को हमें समझना है, तो सबसे पहला असहयोग मूवमेंट को हमने समझा। अब हम समझेंगे सविनय अवज्ञा मूवमेंट को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, और हम इसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से सीखेंगे। मेरा प्रयास है कि कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपकी आंसर राइटिंग बेहतर हो सके, आप अच्छे से लिख सकें। मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। हिस्ट्री में हमने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड किए हैं, हमने मैथमेटिक्स की भी प्लेलिस्ट बना दी है, एनरिच योर वोकैब की भी एक प्लेलिस्ट चल रही है हमारी। आप लोग निश्चित रूप से उसमें सहयोग कीजिए। यदि आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर है, और राष्ट्र सेवा की भावना अपने अंदर प्रबल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस टॉपिक से रिलेटेड जो आगे की जानकारियां हैं वो नेक्स्ट वीडियो में दी जाएंगी। अगर इसमें कुछ छूट भी जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करूंगा, क्योंकि धारा प्रवाह के साथ ही बोलना रहता है, इसलिए अगर कुछ छूट जाता है तो हम आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।